ज़लज़ले जब आते हैं एक बिल्डिंग पर किस किस तरह असरअंदाज होते हैं वो? मल्टी स्टोरी हाई राइज बिल्डिंग, उसका सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो जलजला है। उसमें क्रैक आ जाते हैं या वो कोलैप्स कर जाते हैं। 1995 में जापान में जलजला आया था कुबे में, वहाँ पे तकरीबन आधे से ज्यादा शहर गिर गया था। जापान इस वक्त फॉल्ट लाइन के ऊपर है। वो ज़लज़ला आया तो बकायदा बिल्डिंग आपकी ऐसे वेव हो रही हैं। हमने बिल्डिंग की मूवमेंट का मार्जिन रखा होता है डिजाइन के अंदर ना, कि बिल्डिंग इतने इंच तक मूव करेगी तो ये नहीं गिरेगी। क्या आप में भी वो स्किल्स हैं कि आप एक ऐसी बिल्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं लाहौर के अंदर जो बकायदा ज़लज़ले के साथ मूव ऑन हो? भाईजान इस वक्त मैं लाहौर में तकरीबन 20 से 25 हाई राइज बिल्डिंग्स पे काम कर रहा हूँ। पानी आने के बाद और आग लगने के बाद एक बिल्डिंग की मुद्दत कितनी रह जाती है? पेस तकरीबन आधे के करीब उसमें आग लगी थी, तो उसकी स्ट्रक्चरल एवेल्युएशन मैंने की है और इस वक्त हम उसको ताकत दे रहे हैं बिल्डिंग को। 20-25 दिन पानी अंदर ही रहे, घर के अंदर रहे, तो उस घर की मुद्दत कितनी रह जाती है? ऐसे घर की बुनियादें अक्सर फेल हो जाती हैं। हाई राइज बिल्डिंग का फ्यूचर देख रहे हैं लाहौर के अंदर? जहाँ पे भी जगह खत्म हो जाएगी ना, वहाँ पे आपको हाई राइज पे जाना पड़ेगा। मैं मिसाल देता हूँ चाइना की। चाइना में एक ऐसी बड़ी बिल्डिंग है जिसमें 70,000 लोग रहते हैं। लाहौर में मैक्सिमम 10,000 लोगों के लिए बिल्डिंग बनाई जाए। अगर तो वो फिजिबल है उस डेवलपर के लिए कि इतनी ज्यादा बड़ी बिल्डिंग को वो बेच लेगा, तो फिर आप चाहे 1 लाख बंदों की बिल्डिंग बना ले, कोई मसला नहीं। हाई रूफ बिल्डिंग की तरफ मूव ऑन करें, यहाँ भी वो अगर उनको अवेलेबल है तो अपना घर बनाएं 2-4 मरले का। अगर आपको खुली जगह चाहिए और आपको एक ताज़ा आबो हवा चाहिए, तो फिर आप लाहौर में क्यों मूव कर रहे हैं? अच्छा, मुझे आप ये बताएंगे सर, आपने भी मुझे बताया कि अपार्टमेंट जो बिल्डिंग है इसमें रहने के बड़े फ़ायदे हैं कि आपकी चोरी शिकारी नहीं होती, आप सेव हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है। अच्छा ये बताएं कि अपार्टमेंट्स में हमें जाने के लिए किस तरह हम अपनी फैमिली को या अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं कि यार हम एक, क्योंकि हम लाहौरी ज़्यादातर खुले इलाकों में रहने के आदी हैं, लॉन भी हो, बाहर चहलकदमी भी हो, तो क्या ये आने वाले वक्त में ज़रूरत बन जाएगी हमारी? सर देखें, जब आपने एक पॉपुलेटेड एरिया में रहना है, तो फिर तो आपको या तो ज़मीन का टुकड़ा चाहिए, तो या आपको किसी मंजिल पे कोई चीज़ चाहिए। ठीक ठीक है। है। जैसे आप यूरोपियन कंट्री की मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आप एक 34वें फ्लोर पे रहते हैं, ठीक है। तो उनकी लिफ्टें इतनी तेज़ हैं कि आपको तकरीबन 20 से 30 सेकंड के अंदर वो आपको अपने फ्लोर पे ले जाते हैं। ओके। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आपने हाई राइज बिल्डिंग पे जाना है, तो आपने उसके इंस्ट्रूमेंटेशन, उसके अंदर जो आलात लगने हैं, वो भी उसी लेवल के बनाने हैं। ठीक ठीक है। होगी बात। अच्छा, अब एक बंदा लाहौर शहर में रहना चाहता है, तो आप मुझे बताएं कि उसको ज़मीन का टुकड़ा नहीं मिल रहा, पैसे उसके पास नहीं है, और जितने उसके पैसे हैं वो अपार्टमेंट में रह सकता है, बेशक। तो फिर अब वो अपार्टमेंट में ही जाएगा। लेकिन हमें, आप क्या समझते हैं कि अपार्टमेंट्स हमें लाहौर के उन जगहों पे नहीं बनाना चाहिए जो मेन मरकज़ हैं? अब कोई लाहौर में बंदा काम करना चाह रहा है, उसको अपार्टमेंट मिल रहा है बहरिया टाउन वाली साइड पे या किसी और कोई इलाके में, तो वो किस तरह वो उस इलाके में जाएगा? अगर वही मुझे अपार्टमेंट कलमा चौक वाली साइड पे मिले, सब्जादार वाली साइड पे मिले, समनाबाद मिले, तो ये हमारे लिए ईजी वे नहीं होगा? नहीं, देखिए जो ऐसे इलाके हैं ना, ये इस वक्त डेवलप्ड एरियाज़ हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि 70-80 लाख रुपए में अपार्टमेंट मिल जाता है, तो यहाँ पे हो सकता है वो अपार्टमेंट आपको 2 करोड़ रुपए का मिले। ठीक है। तो फिर जाहिर बात है कि आपको उन इलाकों में जाना पड़ेगा जहाँ अभी जगह किसी हद तक खाली है, ठीक है। और वहाँ पे जो अपार्टमेंट बिल्डिंग बनेगी वो आपको सस्ती मिलेगी, तो फिर आपको जाना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, अभी आपने ज़लज़ले की डेफिनेशन मुझे बताई। अब एक ज़लज़ले जब आते हैं एक बिल्डिंग पर किस किस तरह असरअंदाज होते हैं वो? देखिए, बिल्डिंग का एक आम कंक्रीट बिल्डिंग जो है ना, मल्टी स्टोरी हाई राइज बिल्डिंग, उसका सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो जलजला है। ठीक है। ठीक है। तो वो जलजले से क्या होता है कि अगर बिल्डिंग आपकी नाकस डिज़ाइन हुई हुई है, तो वो आमतौर पे उसमें क्रैक आ जाते हैं या वो कोलैप्स कर जाती है। ठीक है। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ कि 1995 में जापान में जलजला आया था कुबे में, वहाँ पे तकरीबन आधे से ज़्यादा शहर गिर गया था, और जापान इस वक्त फॉल्ट लाइन के ऊपर है। तो फॉल्ट लाइन से मुराद के जहाँ से जलजले शुरू होते हैं वहाँ पे जापान वाक़ है। जापान में महीने में 15 से 20 जलजले आते हैं, लेकिन उनको कोई परवाह नहीं होती। उन्होंने अपनी बिल्डिंग को ना जलजले के हिसाब से मॉडिफाई कर लिया, वो अक्सर हम टेक्नोलॉजी डेवलप। वीडियोस देखते हैं सोशल मीडिया पे कि जब कोई ज़लज़ला आ रहा है तो बकायदा बिल्डिंग आपकी ऐसे वेव हो रही हैं, तो ये वेव्स करने के लिए क्या कुछ कुछ बेयरिंग्स लगाए जाते हैं इनके अंदर? किस तरह एक पूरे पूरे टनों टन बिल्डिंग को हवा में आप झुला रहे हैं और बिल्डिंग बकायदा आप घूम फिर रही है, किस तरह होता है पॉसिबल? देखिए, बिल्डिंग अगर अपनी लिमिट के अंदर मूव कर रही है ना, तो नहीं गिरेगी। ठीक है। हमने बिल्डिंग की मूवमेंट का मार्जिन रखा होता है डिज़ाइन के अंदर ना, कि बिल्डिंग इतने इंच तक मूव करेगी तो ये नहीं गिरेगी। ठीक है। जब उससे ज़्यादा मूव करेगी तो गिर जाएगी। लुकमान साहब, आपका 20 साल का तजर्बा है, अल्लाह पाक मज़ीद ज़िंदगी दे। क्या आप में भी वो स्किल्स हैं कि आप एक ऐसी बिल्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं लाहौर के अंदर जो बकायदा ज़लज़ले के साथ मूव ऑन हो? भाईजान इस वक्त मैं लाहौर में तकरीबन 20 से 25 हाई राइज बिल्डिंग्स पे काम कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने सारी बिल्डिंग जो जो 18 स्टोरी से शुरू होती हैं और 35 स्टोरी तक जाती हैं, ठीक है। 40 स्टोरी तक जाती हैं, तो जब उसमें ज़लज़ला सबसे बड़ा फैक्टर होता ठीक है। है।
और हमारे पास इतने जदीद सॉफ्टवेयर और टूल्स हैं कि हम बिल्कुल उसके मुताबिक बिल्डिंग के अंदर जान डालते हैं कि अगले 100 साल तक जैसा भी ज़लज़ला आ जाए वो उसको सस्टेन करेगा। आपने भी वो चीज़ें जो हैं उस अपनी बिल्डिंग में एडप्ट की हैं कि अल्लाह ना ऑफ करे आए तो कोर्स। बाकायदा वो फिर गिरे ना एकदम क्रैश ना हो, बाकायदा थोड़ा बहुत उसमें मूविंग वाला नहीं, एलिमेंट है? हमने मूविंग की एक लिमिट रखी होती है, मैं दोबारा बताता हूँ। वैसे हाँ, है? हाँ जी है। ठीक है, उसकी ना नंबर ऑफ टेक्निक है कि जब ज़लज़ला आए तो हमने बिल्डिंग को महफूज कैसे बनाना है। ठीक है, तो हमने वो सारी टेक्निक अडॉप्ट करनी होती हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक। अगर मैं वो टेक्निक अडॉप्ट नहीं करूँगा तो बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगी। और एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बिल्डिंग की सेफ्टी होती है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि आपने इस वक़्त अल्लाह के हुक्म से जो है अर्थक्वेक के जो लेस अर्थ बिल्डिंग बनाई है तो ये गलत नहीं होगा? देखें, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग कहा जाता है ऐसी बिल्डिंग को। ठीक है, यानी अर्थक्वेक प्रूफ नहीं हो सकती, रेजिस्टेंट होती है। क्या किसी हद तक वो उसको रोक सकती हैं? रोक नहीं सकती। जब ज़लज़ला आएगा तो बिल्डिंग काबिल इस्तेमाल भी रहेगी और बिल्डिंग को कुछ होगा भी नहीं। अच्छा लुकमान साहब, एक चीज़ और है, जब किसी बिल्डिंग में अक्सर देखते हैं कि अल्लाह ना करे आग लग जाती है, लेकिन फिर भी वहाँ पे लोग रह रहे होते हैं। आग लगने के बाद या किसी बिल्डिंग में पानी आने के बाद, अभी ये पिछले दिनों सैलाब भी आया था, हमारे एक कोलीग हैं, उनका पूरा घर पानी में डूब गया था। पानी आने के बाद और आग लगने के बाद एक बिल्डिंग की मुद्दत कितनी रह जाती है? देखें जी, आग का तो सबसे पहले ये हम मद्देनज़र रखेंगे कि आग लगी कितने घंटे है। ठीक इसको हम है, फायर एक्सपोजर कहते हैं। अगर एक बिल्डिंग में आग लगी 8 घंटे 10 घंटे ठीक है, और उसके एक पोर्शन में लगी है, ठीक है, तो हम जाके ये देखते हैं कि आग लगने के बाद बिल्डिंग में ताकत कितनी बची है। ठीक है, यानी बिल्डिंग के अंदर अब कितनी सकत रह गई हुई है कि लोग इसके अंदर दोबारा रह सके। अगर वो ना उसके अंदर सकत हो तो फिर हम उस बिल्डिंग को ताकत देते हैं। मैं सबसे बड़ी मिसाल आपको दे रहा हूँ कि पेस में आग लगी थी, हफीज सेंटर में आग ठीक लगी है, थी। पेस तकरीबन आधे के करीब उसमें आग लगी थी, तो उसकी स्ट्रक्चरल एवेल्यूएशन मैंने की है और इस वक्त हम उसको ताकत दे रहे हैं बिल्डिंग को। और वो बिल्डिंग की, इसको हम कहते हैं बिल्डिंग रिहेबिलिटेशन, बिल्डिंग को असली हालत में वापस लेके आना। तो इस वक्त जब पेस को आग लगी थी, जब अब लगी है, तुम्हें 2 साल हो अरसा बीत चुका है, तो कितने परसेंट वो बिल्डिंग तबाह हो चुकी है, मतलब कि उसको अब आम लफ्जों में कहें कि कहने के काबिल है वो? देखें, जब बिल्डिंग में आग लगती है ना, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि बिल्डिंग दोबारा इस्तेमाल की जा सकती है कि इसको गिराना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर तो उसके अंदर इस बात का कुशन हो कि इसको चीज़ें इसमें स्ट्रेंथनिंग करके ताकत दे के दोबारा इस्तेमाल हो सकती है, ठीक है, तो फिर हम उसको गिराएंगे नहीं। ठीक है। और अगर बिल्डिंग में आग इतनी लग गई हुई है कि अगर मैं उसको ताकत दूं तो मेरा 4 गुना खर्चा आ जाएगा, तो फिर मैं, मेरे लिए अक्लमंदी की बात है कि बिल्डिंग गिरा के नहीं बना ली जाए। अच्छा, और जिस घर में सैलाबी पानी आ जाता है वैसे पानी इकट्ठा हो जाता है और वहाँ पे तकरीबन कमोबेश 20-25 दिन पानी अंदर ही रहे, घर के अंदर रहे, तो उस घर की मुद्दत कितनी रह जाती है? ऐसे घर की बुनियादें अक्सर फेल हो जाती हैं। जैसे आपको एक बड़ी कॉलोनी के अंदर काफ़ी दिन पानी खड़ा रहा था ठोकर के पास, ठीक ठीक है, है। तो जब पानी निकला तो उसमें 8-8 फुट पानी खड़ा था। तो जो बुनियाद के नीचे की मिट्टी है ना, जब वो गीली हो जाती है तो उसकी ताकत ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे घरों का तरीकाकार ये होता है कि जब आप पानी निकल जाए तो आप किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर को बुला के उससे बिल्डिंग की तमाम कंडीशन को चेक करवाएं। अगर एक आम बंदा बेचारा के पास इतने वसाइल नहीं है, तो कोई देसी जुगाड़ भी है कि कुछ तरीके से अपनी बिल्डिंग को बचा सके वो? देखिए, मैं आपको एक बताता हूँ। अगर तो आपकी बिल्डिंग शहर के अंदर है तो आप, अगर बिल्डिंग की कुल मालियत 2-2.5 करोड़ रुपया है, तो आप मुझे ये बात बताएं कि उसको कोई 2-4 लाख रुपए किसी को इंजीनियर को देते हुए कोई तकलीफ तो नहीं होने। अगर किसी का घर 30-35 लाख में मुश्किल बना हुआ है, किस्तों में अगर वो बनाया हुआ है? 30-35 लाख का मुश्किल बना हुआ है, तो अगर तो पहली तो बात है कि इतने कम बजट में जो घर बना होगा वो दोबारा रहने के काबिल ही नहीं होगा, तो उसको गिरा के दोबारा बनाना चाहिए। यही ऑप्शन है। हाँ, जैसे बड़ी सोसाइटीज़ के अंदर एक 5 मरले का घर भी 2-2.5 करोड़ रुपए का होता है। तो वहाँ पे जैसे आपका, ये दोबारा उसमें स्कीम का नाम नहीं लूँगा स्कीम का, मैं वैसे इशारतन बात करता हूँ कि उसमें इस वक्त यही हुआ है कि पानी जब निकल गया है तो घरों का प्रॉपर सर्वे हुआ है और फिर लोगों को इजाज़त मिली है कि ये घर रहने के काबिल है और ये नहीं है, तो फिर लोग उसके अंदर रह रहे हैं। अच्छा, आप अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक कब जो है हाई राइज बिल्डिंग का फ्यूचर देख रहे हैं लाहौर के अंदर? देखिए, जहाँ पे भी जगह ख़त्म हो जाएगी ना, वहाँ पे आपको हाई राइज पे जाना पड़ेगा। मैं मिसाल देता हूँ चाइना की। ठीक है, चाइना में एक ऐसी बड़ी बिल्डिंग है जिसमें 70,000 लोग रहते हैं। आप अंदाज़ा करें कि पूरा शहर है। ठीक है, अच्छा, आपको एक बड़ी बात बताता हूँ कि एक बड़ी बिल्डिंग जो होती है ना, वो एक पूरा शहर होती है। ठीक है। उसके अंदर जिम भी होता है, उसके अंदर शॉपिंग मॉल भी होते हैं, उसके अंदर मस्जिद भी होती है, उसके, यानी अगर आप स्वाय जॉब पे जाने के बाकी सारी चीज़ें आप अपनी बिल्डिंग के अंदर इंजॉय कर तो सकते इस हैं। तरह की बिल्डिंग लाहौर में बनी हुई है कोई?
बेताशा बनी हुई है, कौन सी है डीएचए में बनी हुई है, आपकी गुलबर्ग में बनी हुई है, आप बैरिया कितने के अंदर कितने बने। लोग रह रहे हैं उससे कि रिहायशी रह रहे हैं इस बिल्डिंग में? एक बिल्डिंग, अगर बड़ी बिल्डिंग एवरेज की मैं बात करूं, जो 4 से 5 या 8 कनाल तक बनी होती है, उसमें आप लगा लें 2-2.5 हज़ार लोग रहते हैं। मैक्सिमम लाहौर में कोई ऐसी है बिल्डिंग जहाँ पे 2000-2500 लोग रह रहे हैं एट जी अ रह टाइम? रहे हैं, क्यों नहीं, बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स पे रह रहे हैं। और अभी आप फ्यूचर में कोई इस तरह का है कि लाहौर में मैक्सिमम 10,000 लोगों के लिए बिल्डिंग बनाई जाए? सर ये तो डेवलपर पे डिपेंड करता है ना। देखें, आप एक बंदा एक बिल्डिंग बना रहा है, सपोज वो 2.5 अरब रुपए की है। ठीक है। अच्छा, 2.5 अरब में उसकी ज़मीन की कॉस्ट भी शामिल है। अगर तो वो फिजिबल है उस डेवलपर के लिए कि इतनी ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग को वो बेच लेगा या उसको यूटिलाइजेशन के अंदर लेकर आएगा, तो फिर आप चाहे 1 लाख बंदों की बिल्डिंग बना लें, कोई मसला नहीं। यानी अगर वो इजी टू सेल कर सकता है तो फिर जितना मर्जी बनाया है। हाँ, ये तो जो फाइनेंसर है उसका मसला है ना। ये ठीक हो बंदा गया। पैसा लगा रहा है, तो वो अगर बिल्डिंग बड़ी बनाना चाहता है, ठीक है, और उसको इस बात का पता है कि जनाब मैं अपने पैसे रिकवर कर लूंगा, क्योंकि आमतौर पे ऐसी बिल्डिंग प्राइवेट डेवलपर बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जारी बात है कि एक, अगर आप एक कॉलोनी की बात करें, तो उसके अंदर सपोज आप लगा लें कि जी 1,000 घर है, ठीक है। और एक ऐसी बिल्डिंग है जिसमें 1,000 अपार्टमेंट है, तो आप दोनों का कंपैरिजन कर लें। और ये जो 1,000 अपार्टमेंट वाली बिल्डिंग है, ज़्यादा से ज़्यादा 8 कनाल पे है। ठीक और है। वो 1,000 घरों वाली जो बिल्डिंग है, वो आप लगा लें कि वो 1,500 कनाल पे है। तो आपने क्या किया कि आपने वर्टिकल में जाके उस चीज़ को एक जगह समेट दिया पकड़ के। तो फिर आप क्या कर रहे हैं कि आप जनाब वहाँ पे रह रहे हैं, और ये फिर वही बात है कि जैसे पाकिस्तान में हाउसिंग सोसाइटीज़ जो होती हैं वो डेवलपर डिज़ाइन करते हैं और डेवलपर ही बनाते हैं उसको, और प्राइवेट होते हैं, सरकार ये जिम्मेदारी नहीं लेती। इसी तरह जो जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग कराची में बन रही हैं, लाहौर में बन रही हैं, प्राइवेट लोग बना रहे हैं, और वो बिज़नेस पर्पज़ के लिए बनाते हैं। और वो क्या करते हैं कि अपनी बिल्डिंग को अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसके अंदर कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाए, यानी स्विमिंग पूल दिया जाए, जिम दिया जाए, उसके अंदर मस्जिद दी जाए। आमतौर पे कमर्शियल बिल्डिंग जो होती है उसकी 5-6 फ्लोर तक कमर्शियल एक्टिविटी होती है, उसके बाद उसको ऊपर अपार्टमेंट ही बनाने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि लोग इतना ऊपर जाके ख़रीदारी नहीं करते। ऐसे ही है। तो ये आप समझ लें कि हाई राइज बिल्डिंग छोटा सा शहर होता है, उसमें आपने सिर्फ जॉब करने के लिए बाहर निकलना है, बाकी कामों के लिए आपको इवन अंदर अब तो रूफटॉप गार्डन मिल रहे हैं कि आपने पार्क का मजा भी बिल्डिंग के अंदर ही ले लेना हर चीज़ आपको है। हर अवेलेबल चीज़ है। आपको दस्तयाब है। अगर एक बिल्डिंग जितनी बड़ी होगी, उसके अंदर उतनी ही अमेनिटीज़ होंगी, उतनी ही ज़्यादा सहूलियात तो होंगी। कुमार साहब आप क्या रेफर करेंगे मतलब बीइंग आप अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक लेने वालों को कि वो क्या वो हाई रूफ बिल्डिंग की तरफ मूव ऑन करें या अभी भी वो अगर उनको अवेलेबल है तो अपना घर बनाएं 2-4 मरले नहीं, का? देखिए, मैं तो फिर वही बात कहना चाह रहा हूँ कि ये तो उस बंदे की प्रेफरेंस पे है, वो कहाँ रहना चाहता है। ठीक है। देखिए, मैं आपको, जैसे कराची के लोग हैं, कराची में हवाएं चलती रहती हैं, तो लोग ऊपर रहना पसंद करते हैं। यहाँ पे हवाएं इतनी नहीं चलती, तो लोग, और दूसरा हमारा थोड़ा कल्चर डिफरेंट है पंजाब का ना। कल्चर ये है कि गांव का बंदा कहता है कि खुला सहन होना चाहिए, मुझे हवा आनी चाहिए, मुझे रोशनी आनी चाहिए, व्हाट्सोएवर। लेकिन अगर वो, उसके पास कोई चारा नहीं है, तो उसको ज़ाहिर बात है फिर अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहना पड़ेगा। ये तो उसकी अफोर्डेबिलिटी पे डिपेंड करता है। यानी अगर आपने लाहौर जैसे बिजी शहर के अंदर रहना है, तो फिर आपने ये डिसाइड करना है कि आपको किस तरह का लिविंग स्टैंडर्ड चाहिए। अगर आपको खुली जगह चाहिए और आपको एक ताज़ा आबो हवा चाहिए, तो फिर आप लाहौर में क्यों मूव कर रहे हैं। बिल्कुल। आप देखेंगे एक एक कमरे में 10-10 लोग भी रहते हैं। बात सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सब उस बंदे की चॉइस पे जो रहना चाह रहा है। आप, एक घर है ना, आपको बताता हूँ, 3 मरले का घर है, और वो लोग ऐसा भी बना लेते हैं, कोई डब्बे डब्बे फील होता है, और ऐसा ऐसे ही भी है। बनाते हैं कि हवादार और हर तरह से चीज़ होती है। तो ये रहने वाले पर डिपेंड करता है कि उसका बैकग्राउंड क्या जी है। नाज़रीन, इस पूरे पॉडकास्ट का अब मुझे जहाँ तक लगता है लुबे लुबाब जो निकला है वो ये है कि आप 3 मरले का मकान बनाएं, 5 मरले का बनाएं, कनाल का बनाएं, आप अपने इस पूरे प्रोजेक्ट में स्ट्रक्चर इंजीनियर को आप लाजमी हायर करें। आप अपनी वसात के मुताबिक उसे बार्गेनिंग करें ताकि वो आपको एग्जैक्ट चीज़ बताएगा कि 3.5 मरले में आप किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा जो है सहूलियात हासिल कर सकते हैं। और आने वाले वक्त में अगर आप हाई रूफ बिल्डिंग की तरफ मूव ऑन होते हैं तो आपकी 50% बचत बचत जो है वो पहले हाथ ही हो जाएगी कि जहाँ पे आपका 3 करोड़ का मकान आपको मिल रहा है वहाँ पे आपको जो हाई रूफ में जो अपार्टमेंट में 1.5 करोड़ तक आपको वो अपार्टमेंट मिल जाएगा और 100 साल तक उसकी मुआयना मुद्दत भी होगी। तो तमाम सिक्योरिटीज़ वगैरह तमाम चीज़ें उसमें भी होंगी। बहरहाल मेरे ख्याल से अगर लाहौर में ये सिस्टम शुरू होता है तो आधे से ज़्यादा रहायशी जो है इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेंगे और अपने आप को यहाँ पर मूव ऑन करवाएंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका और शुक्रिया। देखने वालों को नाम कोई पैगाम अगर आप देना चाहते हैं सर। देखें जी, पैगाम मेरा यही है कि जब भी आप बिल्डिंग बनाएं तो सबसे पहले एक्सपर्ट को ढूंढें। ठीक है, जैसे आप बीमार हो जाते हैं तो सबसे पहले अच्छा डॉक्टर ढूंढते हैं। तो आप एक एक्सपर्ट को ढूंढें। एक्सपर्ट में 3 एक्सपर्ट हैं, एक MEP का एक्सपर्ट है, एक आर्किटेक्ट है, एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर है।
आप जब तक इन 3 एक्सपर्ट की हदायत की रोशनी में बिल्डिंग नहीं बनाएंगे तो आपकी बिल्डिंग कमज़ोर भी होगी, आपके लिए तकलीफ का भी बायस बनेगी। यानी 3 चीज़ें अहम हैं। तीनों चीज़ें अहम है, तीनों एक्सपर्ट अहम है और तीनों को हायर करना चाहिए ताकि आपकी बिल्डिंग आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुकून का बायस बने। थैंक यू सो मच सर, जी थैंक यू। जनाब।